हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सभी बात करने वाले हैं KK 2.1 के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में और ये KK सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हमें मोटर 1 के चैनल पे कनेक्ट कर लेना है अपने ESC के वायर को, क्योंकि हमारा जो KK फ्लाइट कंट्रोलर है वो केवल मोटर 1 से ही पावर ले सकता है। इसीलिए हमें उसी चैनल पे अपने ESC के वायर को कनेक्ट करना है और ESC को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर देंगे, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेफ यानी अभी यहाँ पे हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है, मतलब एकदम हमारा फ्लाइट कंट्रोलर सही है और यहाँ पे कोई भी क्रैश वगैरह नहीं हुआ। हमें नीचे बाकी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर हम बात करेंगे सबसे पहले PI एडिटर के बारे में। गाइज, यहाँ पे P का मतलब है प्रोपोर्शनल टर्म और I का मतलब है इंटीग्रल टर्म। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको अपना पिच एक्सिस, रोल एक्सिस और यॉ एक्सिस समझाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो KK फ्लाइट कंट्रोलर है वो फॉरवर्ड की तरफ माउंटेड है और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वहाँ प्रोसेस मोटर लगी हुई है इस फ्रेम में, और जिधर नहीं है उधर नहीं लगी हुई। सो ये है हमारा रोल एक्सिस। आप समझ गए होंगे कि ये हमारा रोल एक्सिस है। जैसा कि हम इसे मूव कर रहे हैं, ये हमारे रोल एक्सिस की पोजीशन है और इसे आप देखेंगे अगर, तो ये है हमारा ये हमारा अभी रोल एक्सिस ही हम इसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे अब ये है गाइज हमारा पिच एक्सिस। आप देख सकते हैं हमारा पिच एक्सिस किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि PI एडिटर में इनकी काफ़ी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। इवन अब अगर आप सेल्फ लेवल सेटिंग करेंगे तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ये हमारा पिच एक्सिस है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे यॉ एक्सिस के बारे में। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है हमारा यॉ एक्सिस, मतलब ड्रोन एक ही जगह पे रह के मूव कर रहा है अपने ही एक्सिस पे, उसे हम यॉ एक्सिस कहते हैं। तो गाइज उम्मीद है आपको यॉ एक्सिस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं PI एडिटर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 एक्सिस देखने को मिलेंगे, एक रोल, एक एलिवेटर और एक आपको यॉ एक्सिस देखने को मिलेगा। रोल का मतलब है एरेलॉन। तो यहाँ पे P का मतलब क्या है? आप जितनी ज़्यादा P की हाई आउटपुट वैल्यू रखेंगे, ये बेसिकली एरर के लिए कंपनसेट करता है। आप कह सकते हैं कि जो एरर है उसके लिए ये कंपनसेट करता है, जिससे कि ये मूवमेंट को हमारे ड्रोन की कंट्रोल करता है। तो यदि आप इसे बहुत ज़्यादा हाई P वैल्यू रख देते हैं, P गेन वैल्यू आप यदि बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं, तो आपका प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो ड्रोन है वो ओवरशूट हो जाएगा या फिर ऑसिलेट करने लगेगा। यानी 400 से ऊपर हमें वैल्यू नहीं रखनी है। जनरली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 250 आती है और यदि आप बहुत लो कर देंगे तो आपका ड्रोन जो है कंट्रोल का एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिससे ड्रोन को डिफ़िकल्ट हो जाएगा कंट्रोल करना। मतलब आपको इसे मिड रेंज में वैल्यू रखनी है। आपके फ्रेम के साथ आपको टेस्ट करते जाना है और आपको इसे मिड रेंज के अंदर रखना है, जिससे कि हमारा जो क्वाडकॉप्टर या फिर जो भी आप ड्रोन बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंट मूवमेंट ना करे या ऑसिलेट ना करे या फिर बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट ना करे। यहीं पे बात करेंगे इंटीग्रल टर्म की। तो यहाँ पे आई गेन का भी अबाउट सेम ही काम है, बस वहाँ पे एरर के में था और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के अनुसार है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन में इंस्टेंटेनियस एरर ओवर टाइम, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इंस्टेंट में एरर हो रहा है टाइम, उस चीज़ को आपको यहाँ पे एडजस्ट करने का मौका यहाँ पे आपको मिल जाता है। यदि आप काफ़ी ज़्यादा हाई गेन रखते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होगा, और यदि बहुत ज़्यादा लो आई गेन रखते हैं तो लॉक्ड इन वाली फीलिंग आए कि मतलब ड्रोन एकदम लॉक्ड हो रखा है। तो इन दोनों चीज़ों को आप यदि एडजस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सेम चीज़ है हमारे पिच के साथ, बस जैसा मैंने आपको रोल एक्सिस और पिच एक्सिस इवन यॉ एक्सिस समझाया था, तो बस इनका जो एरर होता है थोड़ा बहुत, जो ड्रोन के अंदर मूवमेंट होता है, जैसा आप ड्रोन अगर फ्लाई आपने किया होगा तो थोड़ा अनस्टेबिलिटी रहती है, या फिर जो भी हम वहाँ पे सिग्नल भेज रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है अगर सिग्नल का एक्शन आने में, तो इन चीज़ों को हमें एडजस्ट करना होता है। पिच के लिए भी सेम चीज़ थी। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे रोल और पिच का एक्सिस का जो वैल्यूज़ है वो दोनों सेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने लिंक रोल पिच ऑन कर रखा है, जिसके कारण कि जो भी चेंजेस हम रोल में करेंगे वो हमारे चेंजेस पिच में भी हो जाएंगे। ये ऑन करना अच्छा होता है क्योंकि ये एटलीस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि आप आते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सेम चीज़ें ही होती हैं दोनों को, बस पिच का इवन यू कैन से दैट पिच का थोड़ा सा डिफरेंट एक्सिस है, बट ऑल्दो वर्क दोनों का सेम है और डायमेंशंस भी दोनों के सेम ही रहते हैं। अब यॉ एक्सिस में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यॉ एक्सिस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना हमारे ड्रोन को, और यॉ एक्सिस में हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं चाहिए होती है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे हमें पी लिमिट और आई लिमिट थोड़ा कम मिली है। एक बार मैं आपको और बताने की कोशिश करूँगा, प्रोपोर्शनल टर्म में यदि आप काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू रखते हैं तो आपका ड्रोन बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगा, और यदि बहुत लो रखते हैं तो वो लॉक्ड इन वाली फीलिंग आ जाएगी। मीन्स उसमें जो भी आप एक्शन देंगे या सिग्नल देंगे तो वो काफ़ी देर से डिप्लॉय होगा। तो यहाँ पे हमें मिड रेंज में उस वैल्यू को भी रखना है, और आई के साथ भी सेम है कि यदि आप बहुत ज़्यादा आई रखते हैं तो आपका लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन होगा, और यदि आप बहुत कम आई गेन रखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम लॉक्ड इन वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे अपने रिसीवर टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी हमें वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे -1 डिस्प्ले हो रहा है, 0 डिस्प्ले हो रहा है, अगेन -1 एंड अगेन 14। तो ये सारी हमारी वो वैल्यूज़ हैं जो हम अक्सर देखते हैं अपने ड्रोन के अंदर। तो इन्हें हम ट्रिम बटन्स की मदद से एडजस्ट करते हैं। एरोलॉन को उम्मीद है यदि आपने फ्लाई स्काई i6 की सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा एरोलॉन, एलिवेटर, रडर, थ्रोटल क्या हैं। तो यहाँ पे आपको इन ट्रिम बटन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये सारे चेंजेस परफॉर्म कर लेने हैं, और इन सारे चेंजेस को परफॉर्म करने के बाद ही आपको वहाँ पे ट्रिम बटन्स में सारी वैल्यूज 0 पे रखनी है। बस ऑक्सिलरी चैनल का 0 पे नहीं रखना, क्योंकि ऑक्सिलरी से हम अदर चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो यदि ये ऑफ में है तो ये एकदम माइनस में रहेगा, यदि ये ऑन में है तो ये एकदम फुल वैल्यू में रहेगा। यहाँ पे यदि मैं स्टिक को लेफ्ट कर रहा हूँ तो ड्रोन हमारा लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट कर रहा हूँ राइट की तरफ जाएगा। एलिवेटर को यदि फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी कि आखिर हमारा ड्रोन कैसा बिहेव करेगा। जैसे ही हम स्टिक को पुश करके यहाँ पे देख सकते हैं, रडर को यदि मैं लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ तो हमारा रडर राइट की तरफ जा रहा है, और राइट की तरफ कर रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने चैनल्स को जो है रिवर्स कर दीजिए अपने ड्रोन के अंदर, तो आपको ये सारे एडजस्टमेंट सही देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यदि आप रडर को लेफ्ट की तरफ करेंगे तो ड्रोन भी लेफ्ट की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट होगा, और रडर को यदि राइट की तरफ करेंगे तो ड्रोन भी राइट की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट होगा। तो ये सारे चेंजेस आपको बेसिकली कर लेने हैं, और यही सारी जो मेन टॉपिक्स हैं समझने वाले यही टॉपिक्स रहते हैं। और हमारा थ्रोटल तो जनरली 0 पे ही उसकी आइडियल पोजीशन है, तो वो 0 पे ही रहेगा, और इनकी इस वैल्यू को आपको 0 पे ले आना है, ये ज़रूर से आपको करना है। अदरवाइज आपका ड्रोन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और मूव कर सकता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप 0 पे रख लीजिए। उसके बाद हम इसके अदर टॉपिक हमारे रिसीवर स्लाइडर्स के बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पे ऑक्सिलरी चैनल का आपको ध्यान रखना है कि आप ऑक्सिलरी चैनल का इस्तेमाल सेल्फ लेवल को ऑन या ऑफ करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि वैल्यूज़ को 0 पे रखना है और क्या करना है। ये है हमारा ऑक्सिलरी चैनल, आप देख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने ऑक्सिलरी चैनल को इस स्विच की मदद से कंट्रोल करते हैं। तो ऑक्सिलरी स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमारा फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर में 4 मेन स्विचेस होते हैं और बाकी ऑक्सिलरी स्विचेस होते हैं। अब आप यहाँ पे स्लाइडर्स का अपना मूवमेंट चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे अपने चारों या पांचों आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी का भी, तो चारों का अपना मूवमेंट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कैसा उनका मूवमेंट हो रहा है, और हम पाँचवें चैनल का भी मूवमेंट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मूवमेंट की वैल्यूज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मूवमेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्फ लेवल सेटिंग की बेसिकली बात करें तो सेल्फ लेवल में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑक्सिलरी या स्टिक। या तो आप अपने सेल्फ लेवल को ऑक्सिलरी चैनल से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर स्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्टिक स्केलिंग आपको अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वहाँ पे हमें नहीं जाना है। हमें बेसिकली यहाँ पे रिसीवर स्लाइडर्स में भी आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पर हमें यहाँ रिसीवर स्लाइडर्स से भी कुछ नहीं करना है। हमें इवन यहाँ पे वर्क करना है जो अपने सेल्फ लेवल पे वर्क करना है। इसलिए आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टिक को लेकर कि स्टिक स्केलिंग में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। मैं यहाँ आपको सेल्फ लेवल को पहले, ये तो हमारा ऑक्सिलरी स्विच है तो इससे हम भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप ऑक्सिलरी स्विच से भी अपना सेल्फ लेवल जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैं ऑक्सिलरी स्विच से अपना सेल्फ लेवल ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। अब यदि हम अपने मोड सेटिंग में दोबारा से जाएँ तो हम ऑक्सिलरी की जगह यदि हम स्टिक कर दें तो हमें यहाँ पे दूसरे तरीके से इसे कंट्रोल करना होगा। उसे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। आप उस तरीके से भी चाहें तो अपने सेल्फ लेवल को ऑन कर सकते हैं। यदि आपका ट्रांसमीटर केवल 4 चैनल का है, जनरली यदि आपका ट्रांसमीटर 6 चैनल का भी है तो आप ऑक्सिलरी चैनल का इस्तेमाल करिए, पर यदि 4 चैनल का ही है तो आपके लिए स्टिक वाला मोड सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि इसे आखिर करना कैसे है। तो यहाँ पर भी मेरा सेल्फ लेवल ऑन हो रहा है और इवन ऑफ भी हो जाएगा। तो मैं आपको अपने ट्रांसमीटर के अंदर ले चल रहा हूँ और साथ में दिखा रहा हूँ कि आखिर हमें इसे ऑन या
ऑफ कैसे करना है। यहाँ पे बेसिकली हमें दोनों तरफ की स्टिक्स का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं इन दोनों स्टिक्स को हमें एकदम अपोजिट के एक को थ्रोटल वाली स्टिक को बॉटम लेफ्ट में और ये हमारी एरोलॉन वाली स्टिक को बॉटम राइट में ले जाना है। हमारे से सेल्फ लेवल ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम एरोलॉन वाली स्टिक को बॉटम लेफ्ट में साथ में ले जाएंगे तो हमारा सेल्फ लेवल जो है ऑफ हो जाएगा। ये हमारे ऑन की पोजीशन है और ये हमारे ऑफ करने की पोजीशन है। तो गाइस उम्मीद है आप ये चीज़ को समझ गए होंगे काफ़ी क्लियरली। इसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब हम बात करेंगे अपने लिंक रोल पिच के बारे में। तो लिंक रोल पिच का बेसिकली डिफिनेशन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यस या नो का। तो लिंक रोल पिच में यही होगा कि यदि आप पिच में चेंज करते हैं तो आपका रोल भी चेंज हो जाएगा और सेम वैल्यू आ जाएगी, और यदि आप रोल में चेंज करते हैं तो आपका पिच भी चेंज हो जाएगा। यदि पिच में चेंज करते हैं तो रोल भी चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे रोल और पिच की हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एकदम सेम है, क्योंकि हमने लिंक रोल पिच को ऑन कर रखा है। यदि आप इन्हें ऑन कर देते हैं, जनरली क्वाडकॉप्टर के अंदर या किसी मल्टीकॉप्टर के अंदर हमें इन्हें ऑन करने देना चाहिए, क्योंकि हमारे ड्रोन के फ्रेम के डायमेंशंस अबाउट और वेट जो है सेम ही होता है। ऑटो डिसार्म की बात करें तो यहाँ पे हमारा ड्रोन ऑटोमेटिकली आप आर्म करने के बाद 20 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली डिसार्म हो जाएगा फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। यदि आप थ्रोटल को नहीं पुल करेंगे या फिर उसे कोई भी सिग्नल नहीं देखने को मिलेगा तो हमारा ड्रोन वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसार्म हो जाता है। ये सेफ्टी पर्पसेस के हिसाब से, या आपने कहीं पर ट्रांसमीटर को ऑन करके छोड़ दिया तो इस चीज़ से के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें जो है सिस्टम सेटअप दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने सेट और CPPM की। तो इससे होगा क्या कि आप केवल एक ही चैनल से कंबाइंड पल्स मॉड्यूलेशन, यानी कि आप यहाँ केवल एक ही चैनल से एक ही वायर कनेक्ट करके, केवल आप चैनल नंबर 1 में एक ही वायर कनेक्ट करके अपने सारे चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ड्रोन को काफ़ी इजीली फ्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको, यदि आप इससे रेसिंग ड्रोन बनाते हैं, जनरली ये रेसिंग ड्रोन के लिए है नहीं, पर यदि आप बनाते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी कम स्पेस देखने को मिलती है, तो ये चीज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टिक स्केलिंग के बारे में। सो गाइज, स्टिक स्केलिंग बेसिकली आपके ट्रांसमीटर की स्टिक्स की रिस्पॉन्सिवनेस को इंश्योर करने के लिए की जाती है। यहाँ पे स्टिक स्केलिंग की वैल्यूज़ अभी डिफ़ॉल्ट पे हैं, ये बिगिनर्स के लिए वैल्यू हैं। यदि आप इन्हें चेंज करेंगे तो आपका ट्रांसमीटर और ज़्यादा एडवांस्ड रिस्पॉन्स करेगा और ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करेगा स्टिक्स के मूवमेंट पर। थ्रोटल की वैल्यू डिफ़ॉल्ट में 90 रखी जाती है, पर हमें थ्रोटल की वैल्यू को जनरली चेंज नहीं करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप इसे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रख देंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो PI एडिटर है वो फिर मोटर की पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। जब मोटर ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पावर पे चलेगा तो वो मोटर की पावर ही नहीं इस्तेमाल कर पाएगा PI वैल्यूज़ को कंपसनेट करने के लिए, मतलब ड्रोन को स्टेबल रखने के लिए। यदि आप अपने ड्रोन को फ्लिप करना चाहते हैं या फिर रोल करना चाहते हैं तो आपको रोल और पिच की वैल्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा, इससे कि सेंसिटिवनेस बढ़ेगी, जिससे हमारा जो ड्रोन है और ज़्यादा सेंसिटिव रिस्पॉन्स करेगा, जिसके कारण हम रेसिंग ड्रोन्स के अंदर फ्लिप कर पाते हैं या फिर रोल कर पाते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको करने हैं। यदि आप चेंजेस नहीं करना चाहते, यदि आप एक बिगिनर हैं तो आप इन चेंजेस को ना करें, पर इन सेटिंग्स का जो यूज़ है वो यहाँ पे यही यूज़ है कि यदि आप फ्लिप और रोल करना चाहें तो आप रोल और पिच की वैल्यू का चेंज कर सकते हैं। यदि आपको मतलब आपको यॉ एक्सिस के अंदर आपका ड्रोन बहुत धीमा मिल रहा है या बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी मिस्क सेटिंग के बारे में। तो मिस्क सेटिंग के अंदर हमें पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा मिनिमम थ्रोटल का। ये इंश्योर करता है कि जो सभी मोटर्स हैं सेम टाइम पे सेम रेट में स्टार्ट हों। यदि आपकी सारी मोटर्स आर्म करने के बाद ड्रोन को इकट्ठा स्टार्ट नहीं हो रही हैं तो आप मिनिमम थ्रोटल की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे आपका जो वहाँ पे एरर था वो करेक्ट हो जाएगा और आपकी सारी मोटर्स इस सही टाइम पे स्टार्ट होने लगेंगी। आपको ये वैल्यूज़ खुद से तरीके से एडजस्ट करनी होगी। बात करते हैं हाई डैम्पनिंग की। तो जब भी हम अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे होते हैं, तो जब भी हम टर्न करते हैं रोल एक्सिस के अंदर, पिच एक्सिस के अंदर या फिर यॉ एक्सिस के अंदर, तो हमारा ड्रोन में थोड़ा सा हाइट का चेंज हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि इसे डैम्पनिंग मतलब आपको इसे करेक्ट करना है, इस चीज़ को कंपसनेट करना है। मीन्स ड्रोन अपनी सही हाइट पे सही स्टेबल रहे, तो हाई डैम्पनिंग को हमें यहाँ पे एडजस्ट आगे करना होता है। यदि आप वैल्यू 0 पे रख रहे हैं तो आपको हाई डैम्पनिंग जो है डिसेबल्ड है। यदि आप वैल्यूज़ बढ़ाएंगे
तो आपकी हाइट डैम्पनिंग एबल हो जाएगी। और ये कितनी वैल्यूज़, ये हमारी मोटर की पावर का ही इस्तेमाल करेगा ड्रोन की हाइट मेंटेन करने के लिए। तो हाइट डैम्पनिंग लिमिट का हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ये इंश्योर करता है कि मैक्सिमम कितनी मोटर की पावर इस्तेमाल की जा सकती है हाइट डैम्पनिंग के इशू को करेक्ट करने के लिए। तो जनरली डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 होती है, आप 20 भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू आपको ज़्यादा फेस नहीं होगा। और जनरली हाइट डैम्पनिंग का लोग बहुत ही कम इस्तेमाल भी करते हैं। अब बात करते हैं अलार्म 1/10 वोल्ट की। तो अलार्म 1/10 वोल्ट का आपका जो मीनिंग है वो यही है कि जब भी आपकी बैटरी 10.2 वोल्ट से लेस हो जाएगी तो आपका जो बजर है वो बीप करने लगेगा या अलार्म करने लगेगा। तो 102 हमें इस वैल्यू को सेट करना होता है, तभी जैसे ही हमारे ड्रोन की जो वैल्यू, जो बैटरी है वो 10.2 वोल्ट से कम हो जाएगी तो हमारा बजर बीप करने लगेगा। और ये जनरली करेक्ट ऐसे पता चलता है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को, क्योंकि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर एक वोल्टेज पिन होती है जो कि बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब बात करते हैं सर्वो फिल्टर की। तो सर्वो फिल्टर बेसिकली आपके सर्वो के मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए होता है। वैसे इसकी वैल्यू जितनी कम रखी जाए तो उतना ही अच्छा होता है, पर यदि आपके जो कंट्रोल सिग्नल स्मूथ नहीं है, मतलब आपका सर्वो अटक कर चल रहा है, तो आप यहाँ पे सर्वो फिल्टर की वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। ये वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट के अंदर 50 पर रखी हुई होती हैं। हालांकि मैंने सेल्फ लेवल सेटिंग से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा था, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएंगी ये सारी सेटिंग्स। पर यहाँ पे मैं आपको ऊपरी बता देता हूँ। बेसिकली ये पी गेन और पी लिमिट उसी तरीके से है जैसे हमें पीआई एडिटर के अंदर मिलता है। और यहाँ पे रोल एक्सिस और पिच एक्सिस का एडजस्टमेंट हम तब करते हैं जब हमारा ड्रोन सेल्फ लेवल में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव रोल में या निगेटिव रोल में या पॉजिटिव पिच में या निगेटिव पिच में ड्रिफ्ट करता है, तो हम यहाँ पे सेटिंग्स का एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको सेल्फ लेवल सेटिंग वाले वीडियो के अंदर सिखा दिया था पहले ही। तो गाइस जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा वो वहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ लेवल सेटिंग्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए। और ये बात करते हैं पी गेन की, तो ये पावर ऑफ सेल्फ लेवलिंग है। जितना ज़्यादा नंबर स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको हायर ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। तो नंबर जो है ज़्यादा हाई नहीं रखना, नंबर एक मिड वैल्यू के अंदर रखना है। जनरली मैं पी गेन और पी लिमिट को चेंज ही नहीं करता। और पी लिमिट बेसिकली हमारी मोटर्स का जो सेल्फ लेवलिंग का जो मैक्स पावर इस्तेमाल करने की लिमिट को एडजस्ट कर देता है। और यदि आप ट्रिम रोल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे एसीसी ट्रिम रोल, एसीसी का यहाँ पे मतलब है एक्सेलरोमीटर। तो यदि हमारा ड्रोन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे इन वैल्यूज़ को एसीसी ट्रिम लोअर और एसीसी ट्रिम पिच की वैल्यूज़ को निगेटिव या पॉजिटिव कर सकते हैं आपके डायरेक्शन के अनुसार। यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे करते हैं चेंजेस सेल्फ लेवल के अंदर तो हमें दोबारा से एसीसी कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, और यदि आप नहीं करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कैमरा स्टेबलाइजेशन सेटअप के बारे में। तो बेसिकली हमारा जो के फ्लाइट कंट्रोलर है वो हमारे 2 एक्सिस कैमरा को सपोर्ट करता है, एक जो रोल एक्सिस होता है और एक जो पिच एक्सिस होता है। तो मैंने आपको रोल एक्सिस और पिच एक्सिस के बारे में सीरीज़ की पहली वीडियो के अंदर ही बता दिया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रोल ऑफसेट और पिच ऑफसेट के बारे में। पहले तो यहाँ पर हम बेसिकली कैमरा स्टेबलाइजेशन सेटअप में गिम्बल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 एक्सिस गिम्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो दोनों गिम्बल देखने को मिलेंगे तो उसका जो रोल ऑफसेट है, रोल ऑफसेट का मतलब सर्वो जो मिड पोजीशन है वो कितनी वैल्यू पे रहेगी, और जो पिच ऑफसेट है वो सर्वो की मिड पोजीशन, पिच वाले सर्वो की मिड पोजीशन कितनी वैल्यू पे रहेगी। तो सर्वो इस्तेमाल करते हैं तो हम 50 पे रखते हैं, मतलब एकदम मिड रेंज में ये वैल्यू रहेगी। अब बात करते हैं रोल गेन की, तो जब हम इसे 0 पे रखते हैं तो मतलब कि हमारा जो कैमरा गिम्बल है वो डिसेबल्ड है। जनरली जो इनकी मोटर माउंट की जाती है वो M7 और M8 पर माउंट की जाती है। और यही हमारा इसका जो सेटिंग है वो यही है कि हमें जो भी सर्वो की मोटर माउंट करनी है वो M7 और M8 पर माउंट ही करनी है। मतलब आप ऑक्टोकॉप्टर अगर ड्रोन से बना रहे हैं तो आप 2 एक्सिस गिम्बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हेक्साकॉप्टर तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें जो बेसिकली इसकी वैल्यू रखनी होती है वो 500 से ऊपर ही रखनी होती है। और यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग 1500 तक भी वैल्यू रखते हैं। इवन मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, जब मैंने कैमरा गिम्बल सेटअप भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल के अंदर ही। और साथ ही साथ मैंने के फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन कैमरा बनाया था। यहाँ पे यदि आपका सर्वो रॉन्ग डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो आपको चेंजेस यहाँ पे क्या करने हैं कि उस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव रखा, उसे निगेटिव रख देना है।
500 से ऊपर ही वैल्यू रखें और तभी आपका जो सर्वो का मूवमेंट है वो इनेबल हो पाएगा। और रोल ऑफसेट के अंदर यहाँ पे 50% होता है, मतलब जितना रोल सर्वो 50% निगेटिव इस्तेमाल कर सकता है और 50% पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकता है। हमें सेम चीज़ ही अपने पिच गेन के लिए भी करनी होती है। इसकी वैल्यू भी हमें 500 से ऊपर ही रखनी है और यदि यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो उस वैल्यू को हमें निगेटिव कर देना है। यहाँ पे हमें जो अपना पिच ऑफसेट का वैल्यू हो 50% के आसपास ही रखना चाहिए, वैसे डिफ़ॉल्ट तो 50% ही होता है। अब गाइज हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें तो हो गई, पर यदि हमारा गिम्बल फिर भी अटक के चल रहा है तो मैंने एक आपको सिग्नल स्मूथनिंग का इस वीडियो के पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, आप सर्वो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली के फ्लाइट कंट्रोलर हमें जो है बहुत स्मूथ गिम्बल रोटेशन नहीं देता है और यहाँ पे एक हमारी लिमिटेशन है कि हम केवल 2 एक्सिस गिम्बल्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम MPU 650 सेटिंग्स के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक वार्निंग जिसमें कि ये लिखा हुआ होगा कि यदि आप इस वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो आपकी PI सेटिंग्स और आपकी स्टिक स्केलिंग अफेक्ट हो जाएगी। तो इस सेटिंग को इग्नोर करेंगे, हालांकि इग्नोर नहीं करना है, ये रियलिटी है कि यदि आप MPU 6050 सेटिंग्स को चेंज करते हैं तो आपका यहाँ पे PI सेटिंग और स्टिक स्केलिंग अफेक्ट होगा। तो हमें सबसे पहले इस सेटिंग के अंदर देखने को मिल जाता है गायरो डिग्री पर सेकेंड। तो ये बेसिकली 3 एक्सिस गायरोस्कोप हमारे यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर लगा हुआ होता है। यदि वैल्यू लो रखते हैं आप तो आपको काफ़ी अच्छा बेटर रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। एक्यूरेट फ्लाई के लिए हमें वैल्यूज़ को रखना होता है 500 के आसपास। वैसे यदि आप इन वैल्यू को लो रखते हैं, जैसे आप FPV फ्लाई कर रहे हैं तो आप इन वैल्यूज़ को लो रखिए। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 500 तक की। यदि आप एक्सपीरियंस्ड एक्रोबैटिक फ्लायर हैं, मतलब आप बहुत तगड़ा ड्रोन उड़ाते हैं, रेसिंग ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं, तो आप इस वैल्यू को 2000 भी रख सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फ्लाइट के दौरान इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, अदरवाइज आपका ड्रोन ओरिएंटेशन खो देगा और क्रैश कर जाएगा। आप गायरो में 250, 500, 1000 एंड 2000 वैल्यू रख सकते हैं। अब बात करते हैं ACC एक्सीलरोमीटर के बारे में। तो इसकी वैल्यू भी यदि आप लो रखते हैं तो अच्छा है। वैल्यूज़ को लो रखिए एक्यूरेट फ्लाइट के लिए। जैसे आप FPV फ्लाई कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज़ को लो रखना है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमें वो 4 देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर ACC की वैल्यू में आप चेंज करते हैं तो आपको एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन फिर से करना पड़ता है। अब बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो इसी की वैल्यू है वो 256 पे यदि आप रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ये डिजिटल लो पास फिल्टर अप्लाई करता है यहाँ पे गायरो और एक्सीलरोमीटर के अंदर, जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज़ का फिल्ट्रेशन करता है। यदि आप यहाँ पे हायर वैल्यू रखते हैं तो लेस फिल्ट्रेशन अप्लाई होता है, यदि आप लोअर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आपका हायर फिल्ट्रेशन अप्लाई होता है। लोअर वैल्यू आपकी सेंसर रीडिंग को स्मूथ कर देती है, पर ये PI कंट्रोल लूप के साथ प्रॉब्लम कैश करती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने सेंसर टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे गायरो का आपको XYZ एक्सिस और एक्सीलरोमीटर का XYZ एक्सिस ओके शो कर रहा होगा और वैल्यूज चेंज हो रही होंगी फ्लाइट कंट्रोलर को मूव करने पे, तो आपका यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर के सारे सेंसर्स एकदम राइट हैं। पर अगर ऐसा शो नहीं हो रहा है तो आपका जो फॉल्टी चिप है यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर, जो आपका सेंसर का चिप है वो फॉल्टी है। अब हम बात करते हैं अपने सेंसर मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन ही नहीं होता है। यदि आप के 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर की बात करें तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे ओपन नहीं होती है। बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या होता है, सेंसर रीडिंग यदि आपको चाहिए तो आपको सेल्फ लेवल को ऑन करना है, उसके बाद आर्म करना है ड्रोन को और टेक ऑफ करना है और बीच फ्लाइट में ही सेल्फ लेवल को ऑफ करना है और ड्रोन को अपने फ्लाई करना है, जिससे कि आपकी मैक्सिमम सेंसर वैल्यूज रिकॉर्ड हो जाएं। उसके बाद आपके दोबारा से सेल्फ लेवल को ऑन करना है, उसके बाद आपको अपने ड्रोन को लैंड करना है। डिसार्म करने के बाद आप रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज फिर आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि ये अच्छी बात है कि यदि एक्सीलरोमीटर की वैल्यूज उनकी मैक्सिमम वैल्यू तक हिट कर रही हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पर यदि आपकी गायरो वैल्यू मैक्सिमम तक हिट कर रही हैं तो आपको अपने जो हमने MPU 6050 सेटिंग्स के अंदर गायरो डिग्री पर सेकंड देखा था, उन वैल्यूज को इंक्रीज करना है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आपका एक्सीलरोमीटर का वैल्यू मैक्सिमम हिट कर रहा है तो अच्छी चीज़ है, पर यदि आपका गायरो का वैल्यू मैक्सिमम हिट कर रहा है तो आपको गायरो डिग्री पर सेकंड की वैल्यूज को सेटिंग्स को से बढ़ा लेना है। एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन
कैलिब्रेशन की, जो यहाँ पे ACC कैलिब्रेशन के तौर पर लिखा हुआ है। तो एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन बेसिकली है क्या कि आपके लेवल को एक कैलिब्रेट कर लेता है, मतलब ड्रोन एक चीज़ मेज़र कर लेता है कि जी हाँ, ड्रोन अगर फ्लाई कर रहा है तो ये इसका लेवल सरफेस है, इसी में ये चीज़ फ्लाई करनी चाहिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले ACC कैलिब्रेशन करने के लिए अपने मल्टीकॉप्टर को लेवल में रखना होता है, उसके बाद इंटर करना होता है। तो यहाँ पे आपको जो वार्निंग दिखाएगी कि 5 सेकंड तक भैया रखना है लेवल पे, हिलाना नहीं है एक्सीलरेटर कैलिब्रेशन होते वक्त। 5 सेकंड के बाद कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो X और Y की वैल्यू है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि 10-15 का डिफरेंस हो। जनरली हम लेवल पे रख के अगर करते हैं तो हमें केवल 4 या 5 या 6-7 मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिलता है वैल्यूज़ के अंदर। अब बात करते हैं हम अपने सेट CPPM चैनल्स के बारे में। सो एट सेट CPPM चैनल्स एक एडवांस्ड सेटिंग मैं कह सकता हूँ जो कि हमें प्रोवाइड कराई गई है यहाँ पे, और ये उन यूज़र्स के लिए है जो कि केवल एक चैनल से पूरे ड्रोन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो फुटावट रिसीवर होता है उसके तौर पे यहाँ पे चीज़ कराई गई है। यहाँ पे आप सैटेलाइट या फिर S-बस रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप CPPM रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको चैनल अपने सेट करने होते हैं कि आप किस चैनल में रोल को रखना चाहते हैं, किस चैनल में पिच को रखना चाहते हैं, किस में थ्रोटल को, किस में यॉ को, या किस में ऑक्सिलरी को। ये सारी मैपिंग हमें खुद से करनी होती है। यदि आपका डिफ़ॉल्ट है और आपका रिसीवर यही चीज़ सपोर्ट करता है तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि आपका रिसीवर ये चीज़ सपोर्ट नहीं कर सकता तो आप मैपिंग का यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं मिक्सर एडिटर के बारे में। तो मिक्सर एडिटर एक और एडवांस सेटिंग कह सकते हैं कि जो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है KK फ्लाइट कंट्रोलर के द्वारा। यदि मिक्सर एडिटर में यहाँ पे सिग्नल का हाउ मच सिग्नल द मोटर गेट्स को यहाँ पे एडजस्ट करना हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमें काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंजेस करने को देखने को मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन। तो जहाँ पे चैनल 1 है वहाँ पे आप अदर चैनल्स के लिए बार बार चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि चैनल 3 के लिए यहाँ पे निगेटिव है एंड चैनल 4 के लिए आप चेंजेस कर सकते हैं। आप टाइप में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 चैनल, 7 चैनल, 8 चैनल्स तक इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो थ्रोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जो थ्रोटल कमांड है हम कितना इस्तेमाल करेंगे, यूजुअली ये हर जगह 100% ही होता है। आउटपुट चैनल जब भी कनेक्टेड होगा ESC से तो हम कितने थ्रोटल कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ये थ्रोटल में हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरोलॉन की। तो कितना एरोलॉन या फिर रोल का कमांड हम इस्तेमाल करेंगे। यदि आपकी मोटर राइट साइड रोल एक्सिस में है, रोल एक्सिस के यदि राइट साइड में आपकी मोटर है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी। यदि रोल एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे आपको निगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे कि चैनल 1 में आपको तो एरोलॉन की पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको हो सकता है चैनल 2 के अंदर निगेटिव वैल्यू देखने को मिले। ये आपके बेसिकली साइड्स पर डिपेंड करता है। और अब हम बात करते हैं एलिवेटर के बारे में। तो एलिवेटर वही है कि बेसिकली ये एलिवेटर या पिच का कमांड है। यदि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे तभी रखनी है जब हमारा मोटर फ्रंट साइड ऑफ पिच एक्सिस हो, पिच एक्सिस के सामने की तरफ हो, तो हमें यहाँ पे क्या रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू। और यदि हमारा पिच एक्सिस बैक साइड हो तो हमें यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रखनी है। ये वैल्यू मोटर डिस्टेंस जो है पिच एक्सिस से उस चीज़ से दी जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पे चेंज नहीं लाना है। वो आप जो भी डिफ़ॉल्ट फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो वहीं से एडजस्ट हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस आप होम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप यदि सेल्फ लेवल का इस्तेमाल कर लें तो भी आपको ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रडर के बारे में। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रडर एंड यॉ कमांड, बेसिकली रडर या ऑब्लिक यॉ कमांड हम करते हैं, ये जनरली 100% ही इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल की जाती है क्लॉकवाइज स्पिनिंग प्रोपेलर के लिए। चैनल 1 में हमारा कौन सा डायरेक्शन में स्पिनिंग प्रोपेलर लगा है, यदि क्लॉकवाइज लगा है तो हम यहाँ पे 100 का इस्तेमाल करेंगे, और यदि काउंटर क्लॉकवाइज स्पिनिंग प्रोपेलर लगा है तो हम यहाँ पे निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हम यहाँ पे ट्राइकॉप्टर बना रहे होते हैं तो हम रडर के अंदर क्या एक सर्वो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आउटपुट चौथे या 7वें में कनेक्टेड होता है। तो जनरली हम 7वें में ही कनेक्टेड करते हैं। यदि हम ट्राइकॉप्टर मैंने अपने चैनल के अंदर बनाया है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं सर्च करके कि आखिर ट्राइकॉप्टर में हमें सेटअप्स कैसे करने होते हैं, मैंने वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यदि आपका जो गलत तरीके से सर्वो मूवमेंट कर रहा है ट्राइकॉप्टर के अंदर तो आपकी वैल्यू को यहाँ पे 100 की जगह -100 कर देना है। और या बायोकॉप्टर आप बना रहे हैं तो भी बायोकॉप्टर के अंदर भी आप ये चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट एक चीज़ करनी होती है, वही वैल्यू -100 से +100 या +100 से -100 हमें कर देनी होती है। अब हम बात करते हैं ऑफसेट्स। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफसेट्स कितना हमारे चैनल्स लगाएंगे, जब भी ESC चैनल हो तो हमें यहाँ पे 0 रखना होता है, क्योंकि ESC एक भी पावर ना लगाए, जिससे
जिससे कि हमारे ड्रोन के अंदर ऑफ पोजीशन के अंदर मूवमेंट ना हो। पर यदि सर्वो है तो हमें 50% रखना होता है, मतलब कि वो अपने मिड पोजीशन के अंदर हो। यहाँ पे टाइप में आप यदि ESC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका PWM रेट हमेशा हाई रहेगा। और यहाँ पे जब भी आप डिसआर्म कर देंगे तो यहाँ पे मिनिमम थ्रोटल अप्लाई होगा मिस्क सेटिंग के थ्रू, और यहाँ पे थ्रोटल इज एबव 0 और व्हेन स्पिन यहाँ पे आर्म जब यहाँ पे यस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बस एक चेंज हमें करना है। करना क्या है कि यदि आप ESC का इस्तेमाल कर रहे हैं उस चैनल के लिए तो ESC रख दे, जैसा कि हम चैनल 1 में मोटर का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। मोटर नंबर 1 में तो हम यहाँ पे ESC रखेंगे। मोटर नंबर 4 में जैसा कि हम ट्राईकॉप्टर बनाएंगे तो वहाँ पे सर्वो का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम सर्वो कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपको रेट की वैल्यू देखने को मिलेगी ESC में हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हाई अमाउंट में आउटपुट चाहिए होता है, फास्ट आउटपुट चाहिए होता है। सर्वो के लिए यहाँ पे रेट PWM रेट जो है हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ये जब भी आउटपुट की वैल्यू जो है हमारी डिसआर्म होंगी तो ये ऑफसेट वैल्यू के अंदर अपना रहेगा, जो कि इसकी ऑफसेट वैल्यू होगी 50% यदि आप सर्वो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चेंजेस आप कर सकते हैं हर एक चैनल के लिए। आप देख सकते हैं हर एक चैनल के लिए यहाँ पे कहीं पे निगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है। यदि आप अलग मॉडल बना रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिले। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं शो मोटर लेआउट के बारे में। तो बेसिकली ये ऑप्शन आपको आपके जो भी फ्रेम सेलेक्ट किया है आपने तो उसका मोटर लेआउट दिखा देता है कि आपका मोटर 1 कौन सा होगा, मोटर 2 कौन से होगा, मोटर 3 कौन सा होगा, मोटर 4 कौन सा है, या आप जो भी मॉडल बना रहे हैं उसका मोटर नंबर कौन सा है। आपको ये चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है। इवन आपका मोटर का डायरेक्शन शो हो जाएगा, डायरेक्शन सीन फ्रॉम द एबव। आप देख सकते हैं मोटर 1 का क्लॉकवाइज है, आप डायरेक्शन सीन फ्रॉम एबव मोटर 2 का देख पाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज है। और आपका यहाँ पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द फॉरवर्ड डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे मोटर डायरेक्शन देखने को मिल जाती हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको अपने मोटर्स के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में, उनके नंबर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप गलत तरीके से कनेक्ट करते हैं या आपके मोटर का डायरेक्शन सही नहीं है, मोटर का जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो अगर सही नहीं है तो आपका ड्रोन अच्छे से फ्लाई नहीं करेगा। ये बात आपको माननी होगी, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप यहाँ पे मोटर्स का डायरेक्शन खुद ब खुद चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसीलिए दिए होता है कि आप एक बार कनेक्शन करने से पहले इस चीज़ को चेक कर लें। अब बात करते हैं हम यहाँ पे लोड मोटर लेआउट के बारे में। तो लोड मोटर लेआउट यहाँ पे आप कौन सा ड्रोन बना रहे हैं, जैसे कि हमें ऑप्शन है सिंगल कॉप्टर 2 मोटर 2 सर्वो, सिंगल कॉप्टर 1 मोटर 2 सर्वो। तो ऐसे अनगिनत ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव में कुछ ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। मतलब इस के फ्लाइट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके आप कुछ ही तरीके से जिन मॉडल्स को ये सपोर्ट कर सकता है उन्हीं मॉडल्स को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिंगल कॉप्टर, डबल कॉप्टर, ट्राई कॉप्टर, Y6, एक्स कॉप्टर, क्वाड कॉप्टर, X6 और आपको अदर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पे मोटर लेआउट देखने को मिल जाएगा कि आपका मोटर नंबर 1, मोटर नंबर 2, 3, 4, 5 कौन से हैं। आप जो भी उस चीज़ से बना रहे हैं आपको यहाँ पे कौन से मोटर आउटपुट के अंदर क्या चीज़ कनेक्ट करनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पे हर चीज़ पता चल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे डुअल कॉप्टर के अंदर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि हमें डुअल कॉप्टर के अंदर इसका मोटर लेआउट देखने को मिल रहा है। हमारे दोनों मोटर के डायरेक्शन होनी चाहिए डुअल कॉप्टर के अंदर क्लॉकवाइज, और हमारा यहाँ पे सर्वो के बारे में भी यहाँ पे हमें डिस्प्ले करने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले होने के अंदर मिल जाती हैं सेलेक्ट मोटर लेआउट के अंदर। तो आपको मोटर लेआउट के अंदर आपको मॉडल सेलेक्ट करना होता है कि आखिर आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं। आप जो भी मॉडल बना रहे हैं उसमें आपको जनरली आप क्वाडकॉप्टर बनाएंगे, हेक्सोकॉप्टर या ऑक्टोकॉप्टर, तो आपको वहाँ पे एक्स मोड और प्लस मोड भी देखने को मिल जाएगा। ये हमारा ट्राईकॉप्टर का मॉडल था, तो यहाँ पे हम चौथे नंबर पे ही अपना जो है सर्वो कनेक्ट करते हैं। ये हमारा Y6 कॉप्टर का मॉडल है, मतलब कि 3 मोटर ऊपर की तरफ और 3 मोटर नीचे की तरफ हमारे फ्रेम के लगी रहेंगी। तो ये हमारा Y6 कॉप्टर का मॉडल है। जनरली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी Y6 कॉप्टर में, लेकिन थोड़ा सा हमें माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलता है जो हम रियल में बनाते हैं और जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ये हमारा क्वाडकॉप्टर का मॉडल है। यहाँ पे आपको क्वाडकॉप्टर के बारे में हर चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी कि आपको मोटर को कैसे कनेक्ट करना है और मोटर की रोटेशन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हमें हेक्सोकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर, H6 कॉप्टर और हमें V कॉप्टर के भी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। V6, इवन V8, H6 और H8 भी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे मॉडल्स आप बना सकते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग हो रखी है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप जब भी के फ्लाइट कंट्रोलर परचेस करते हैं तो आप एक बार देख लें कि वो कौन कौन से मॉडल्स को सपोर्ट करता है। आपको ये चीज़ें चेक करने के बाद ही परचेस करनी चाहिए। ये आप यहाँ पे H6 मॉडल का लेआउट देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रेम है किस तरीके का दिखेगा और उस फ्रेम के अंदर जो मोटर्स अटैच्ड हैं वो किस तरीके की होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। और आपको यहाँ पे H8 का भी ऑप्शन मिल रहा है, इवन V6 और V8 का, मतलब काफ़ी आपको ऐसे ब्रॉड वैरायटी मिल रही है। और ये सारे मॉडल्स हमने अपने चैनल्स के अंदर बना रखे हैं, एक्सेप्ट सिंगल कॉप्टर हमने अभी तक नहीं बनाया है अंटिल दिस वीडियो इज़ अपलोडेड, और हमने डुअल कॉप्टर नहीं बनाया है। बाकी सारे मॉडल्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं। सो गाइज यहाँ पे आप सारी 8 मोटर्स का डायरेक्शन भी देख सकते हैं H8 के अंदर भी। तो यहाँ पे आपको V6 का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। आप V6 के ऑप्शन के अंदर भी चेकआउट कर सकते हैं कि आखिर आपका फ्रेम कैसा दिखेगा। आपको यहाँ पे जनरली आर यू श्योर पूछेगा तो आपको यहाँ पे यस प्रेस कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका V6 ड्रोन जो है किस तरीके का दिखेगा। और हमने V6 ड्रोन बना रखा है अपने चैनल के अंदर, जो कि लुक में और फ्लाई करने में तो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता पर लुक में काफ़ी अच्छा दिखता है। आप यहाँ पे इवन चाहें तो V-टेल भी बना सकते हैं, आप चाहें तो V-टेल ड्रोन भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं V-टेल ड्रोन आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे उसकी सारी मोटर्स की डायरेक्शन आपको लगेगा कि ये Y6 की तरह है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल 4 मोटर्स ही हैं V-टेल के अंदर। तो हमें यहाँ पे इसके बाद देखने को मिल जाते हैं आउटपुट स्लाइडर्स के ऑप्शन, गायरो बबल्स के ऑप्शन। तो आउटपुट स्लाइडर्स के अंदर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। जो भी हमें आउटपुट देखने को मिलेगा हमारे रिसीवर के अंदर वो यहाँ पे शो करेगा। जब भी आप रिसीवर को कनेक्ट कर रखा है, आपने मोटर को कनेक्ट कर रखा है, तो जो जैसे ही आप किसी भी स्टिक को मूव करेंगे तो जो भी आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आउटपुट होगा। गायरो बबल की यदि हम बात करते हैं तो हमारा एक बबल जो कि डिस्प्ले करता है हमारे गायरो सेंसर की सेंसिटिविटी को। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे हिलाऊंगा तो ये यहाँ पे हिलने लगेगा या यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे ही मैं फ्लाइट कंट्रोलर को मूव करता हूँ। तो बेसिकली ये जनरली 0 पे रहता है या बैलेंस्ड एकदम रहता है, पर ये आपके ACC कैलिब्रेशन पर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। और गायरो बबल आपका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये ACC बबल है जो कि हमें ये डिस्प्ले करता है कि हमारा ड्रोन एकदम मिड में है कि नहीं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे ही हमें हल्का सा भी इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइए कि हमारे ड्रोन के अंदर हल्का सा भी मूवमेंट हो रहा है। ये दोनों चीज़ें हमारे ड्रोन को फ्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे बात करें गायरो बबल की या बात कर ले हम ACC बबल की। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एकदम इंटरसेक्टिंग लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमें देखने को मिल जाती हैं। ये है हमारा ACC बबल जो कि एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन के अनुसार यहाँ पे सेट होता है। हम डीबग की बात करें तो ये हमारा काम नहीं है, ये जो जिसने भी इस चीज़ को यहाँ पे डेवलप कर रखा है फ्लाइट कंट्रोलर को, तो ये डीबगिंग की प्रोसेस वही कर सकते हैं गाइस, जिसके बारे में मुझे भी ऑनेस्टली कुछ नहीं पता है डीबगिंग प्रोसेस के बारे में। इसलिए हम इस सेटिंग के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये सेटिंग जैसी है हम इसे वैसी ही रहने देते हैं। आपको यहाँ पे इसके बाद फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, आपको इवन वर्जन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें डीबगिंग के साथ कुछ भी नहीं करना है, आपको वहाँ पे वर्जन के अंदर देखने को मिल जाएगा कि आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो किस वर्जन का है। तो ये हमारा वर्जन हो गया। अब बात करें फैक्ट्री रीसेट की, जैसे ही आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है सारी सेटिंग्स अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर चली जाएंगी और आपको एक्सेलेरोमीटर, लोड मोटर लेआउट दोबारा से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले बात करते हैं इन 4 बटन्स का क्या इस्तेमाल है। तो इन चारों बटन्स का इस्तेमाल आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। हम बॉटम राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं इंटर के लिए, बॉटम सेकेंड राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं हम डाउन के लिए, बॉटम लेफ्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं हम बैक करने के लिए, और बॉटम सेकेंड लेफ्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं हम अप करने के लिए। सो गाइस उम्मीद है आपको इन चारों बटन्स की फंक्शन समझ में आ गया होगा कि आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना है। ये चीज आपके LCD में भी डिस्प्ले कराई जाती है। सो गाइस अब हम बात करते हैं जहाँ पे हम मोटर का कनेक्शन करते हैं और साथ साथ जहाँ पे हम रिसीवर का कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक मार्किंग मिलती होगी S की 5 वोल्ट की और माइनस की। तो यहाँ पे S का मतलब होता है सिग्नल, जो हमारी पहली सारी पिन्स हैं वो सिग्नल के लिए है और सिग्नल को मैंने येलो कलर की पिन से इसलिए मार्क किया है, येलो कलर से इसलिए मार्क किया है क्योंकि हमारी सिग्नल की पिन या तो येलो कलर की होती है गाइस या फिर व्हाइट कलर की होती है। जो हमारी मिड पिन है जहाँ पे रिसीवर का कनेक्शन करना है वहाँ पे भी मीन्स जहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है वो हमारी पॉजिटिव की पिन है,
और यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है गाइज वो हमारी निगेटिव की पिन है, मतलब निगेटिव में हमें ब्लैक कलर की पिन जो हमारी ESC मिलती है उसे कनेक्ट करना है, और पॉजिटिव को हमें जो रेड कलर की पिन हमें ESC में देखने को मिल जाती है उसे हमें वहां पे कनेक्ट करना है। सो गाइस उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। और आप यहाँ पे 5 वोल्ट की ही सप्लाई देनी है, 5 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के लिए डेंजरस है, इवन ये आपके फ्लाइट कंट्रोलर को डैमेज कर सकती है। इसीलिए आप हमेशा वही ESC कनेक्ट करें जिसमें BEC भी इंक्लूडेड है, क्योंकि BEC हमें 5 वोल्ट की सप्लाई दे देता है। सो गाइस इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमें मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4, मोटर 5, मोटर 6, मोटर 7 और मोटर 8 को कहां पे किस तरीके से कनेक्ट करना है। यदि आप क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं तो 4 ही मोटर होंगी, हेक्साकॉप्टर बना रहे हैं 6 मोटर होंगी, ऑक्टोकॉप्टर बना रहे हैं तो 8 मोटर होंगी। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कैमरा गिम्बल आप लगाएं तो उसके पिच और रोल एक्सिस का जो कनेक्शन है वो 7वीं और 8वीं मोटर में करना होता है, और यदि आप ट्राईकॉप्टर बना रहे हैं तो उसका जो सर्वो का कनेक्शन है वो 4थी मोटर या 7वीं मोटर के अंदर करना होता है। और ये सारी चीजें आपको 100 मोटर लेआउट और लोड मोटर लेआउट के अंदर देखने को मिल जाएंगे कि आखिर इनका कनेक्शन कैसे करना है। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न बना दिया है कि यहाँ पे मोटर 1 का कनेक्शन मतलब मोटर 1 की ESC की पिन का कनेक्शन करना है, उसी तरीके से मोटर 2 की ESC की पिन का कनेक्शन करना है, और कॉन्सिक्यूटिवली ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एरिलॉन में किसका कनेक्शन करना है, एलिवेटर, थ्रोटल, रडर और ऑक्सिलरी चैनल। हमारा जो पहला चैनल है वो है एरिलॉन, दूसरा एलिवेटर, तीसरा चैनल है हमारा थ्रोटल, चौथा चैनल है रडर, मतलब चौथे पिन में हमें रडर रिसीवर से कनेक्ट करना है, मतलब रिसीवर के चौथे चैनल से यहाँ पे चौथे पॉइंट को कनेक्ट करना है। और साथ ही साथ ऑक्सिलरी जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं सेल्फ लेवल को ऑन या ऑफ करने के लिए के फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर, तो ऑक्सिलरी में हमारा 5वां जो ऑक्सिलरी चैनल होगा हमारे ट्रांसमीटर के अंदर उसे हमें कनेक्ट करना होता है रिसीवर के थ्रू। और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट सिग्नल और निगेटिव जिस तरीके से मैंने मोटर के लिए बताया उसी तरीके से यहाँ पे भी जो पिन का डायग्राम है वो मैच करता है। ऐसा नहीं होता कि आप पिन को किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दें। येलो कलर की सिग्नल की पिन सिग्नल में ही लगनी चाहिए, व्हाइट कलर की पॉजिटिव की पिन पॉजिटिव में ही लगनी चाहिए, और ब्लैक कलर की निगेटिव की पिन निगेटिव में ही लगनी चाहिए। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने लास्ट हार्डवेयर कनेक्शन के ऊपर, जहां पे हमें बजर कनेक्ट करना होता है। आपको याद रखना है कि आपको एक बजर प्रोवाइड कराया जाएगा के फ्लाइट कंट्रोलर के साथ, चाहे आप 2.1 खरीदें या 2.1.5 खरीदें, आपको बजर जरूर प्रोवाइड कराया जाता है। और बजर में एक रेड कलर की जो वायर रहती है वो हमारी पॉजिटिव के लिए होती है और ब्लैक कलर की वायर निगेटिव के लिए होती है। तो बजर को भी ध्यान से कनेक्ट करना है, मतलब जो रेड वाली वायर का पिन है वो यहाँ पे पॉजिटिव पिन में डालना है। यहाँ पे आपको बजर के अंदर मार्क किया होता है कौन सा पॉजिटिव के लिए है और कौन सा निगेटिव के लिए है। और गाइज यहाँ पे आपको एक बैटरी का वोल्टेज मॉनिटर करने के लिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जनरली आप बैटरी को अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, पर वहाँ से हमें एक एक्सटेंशन निकालना होता है और पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव को कनेक्ट करना होता है। इससे हमारा जो बैटरी वोल्टेज है हमें स्क्रीन में डिस्प्ले होने लगता है, जिससे कि हम बैटरी फेल सेफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हम सेटअप रखेंगे उससे लो बैटरी होगी तो हमारा जो बजर है वो काफ़ी तेज से बीप करने लगेगा। तो आप चाहें तो बैटरी वोल्टेज करने के लिए यहाँ पे बैटरी का एक्सटेंशन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखना है और पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे भी मार्क किए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।